21 मनीष दादाजी के दोस्त का फ़ोन आना। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक की तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। अब तक आपने पढ़ा अंडरस्को। दूसरी तरफ से मनीष दादाजी बोले, अरे यार भाभी को तो तू मान लेगा और तेरे होते हुए तो मैं मजाक करना कभी छोड़ ही नहीं सकता। इतनी उम्र होने के बाद मनीष दादाजी और गौतम दादाजी के बीच में ऐसी बातें अक्सर हुआ करती थी। गौतम दादाजी बोले, अच्छा मजाक करना बंद कर और मेरी बात सुन वरना मैं फ़ोन रख रहा हूँ। फ़ोन रखने की बात सुनकर मनीष दादाजी एकदम चुप हो गए। फिर गौतम दादाजी से कहने लगे, अच्छा ठीक है मैं सुन रहा हूँ। पूर्ण विराम। अब आगे अंडरस्को। गौतम दादाजी ने कहा, हम सब मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं हमेशा के लिए। मनीष दादाजी ने एकदम शॉक होकर कहा, क्या सच में? मनीष दादाजी सच में ये खुशखबरी सुनकर खुश हो गए थे। मनीष दादाजी अपने दोस्त गौतम सिंघानिया को बहुत मिस करते थे। उनकी दोस्ती स्कूल के टाइम से ही थी। वह दोनों स्कूल में बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। वह दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे। तभी उन दोनों की बनने लगी। मनीष दादाजी बचपन से ही मजाक किया थे और गौतम दादाजी हमेशा सीरियस रहते थे, पर इन दोनों की जोड़ी पूरे स्कूल और कॉलेज में फेमस थी। गौतम दादाजी बोले, हाँ मेरे यार मुझे पता था, तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। अब मुलाकात मुंबई आने के बाद ही होगी। गौतम दादाजी अच्छे से जानते थे कि उनका ये दोस्त उन्हें कितना मिस कर रहा होगा। मनीष दादाजी बोले, ठीक है आराम से आना। गौतम दादाजी बोल, चाल में रखता हूँ। फिर यह बोलकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। वह दोनों अपनी बातों में इतना बोल गए थे कि दोनों ने अपनी फैमिली मेंबर के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। मनीष दादाजी को अपने दोस्त से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी आंखें हॉकी नम हो गई थी। मनीष दादाजी सबको आवाज़ लगाकर बुलाने लगे। मनीष दादाजी ने एक नौकर से कहकर निहारिका और अन्वेषा को बुलाने भेज दिया था। उनकी आवाज़ सुनकर सब हाल में आ गए थे। दादी ने दादाजी से पूछा, क्या हुआ? निहारिका और अन्वेषा जब हाल में आए तो दादाजी ने अपनी बात कहना शुरू किया। मनीष दादाजी ने खुश होकर सबसे कहा, आप सबको याद है गौतम मेरा दोस्त, वह मुंबई शिफ्ट हो रहा है। सब उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वह सब जानते थे कि दादाजी कितना उन्हें याद करते थे। निहारिका वहां पर बस सबको कंफ्यूज होकर देख रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि मनीष दादाजी किस बारे में बात कर रहे थे। पूर्ण विराम। अक्षिता भाभी ने निहारिका की तरफ देखा जो कन्फ्यूजन से सबको देख रही थी। अक्षिता भाभी निहारिका के पास जाकर उसे बताने लगी, गौतम दादाजी मनीष दादाजी के दोस्त है और फैमिली फ्रेंड भी है। जब उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर थी तो उनका हमारे घर में आना जाना हमेशा रहता था, पर वह अचानक से ही लंदन शिफ्ट हो गए थे। फिर चाची निहारिका से बोली, उनकी शिफ्ट हो जाने के बाद दादाजी गौतम दादाजी को बहुत मिस करने लगे थे और जब दादाजी ने उन्हें बताया कि वह मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं तो देखो वह कितनी खुश हो गए हैं। सब दादाजी को देखने लगे। दादाजी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। अन्वेषा चाची को बोली, क्यूटी पाई मुझे भी मिलना है दादाजी के दोस्त से। चाची अन्वेषा का सिर सुलाते हुए बोलिए, क्यों नहीं गुड़िया, तुम्हें तो सबसे पहले मिलवाऊंगी गौतम दादाजी से, तुम्हें और निक्कू को। आप खुश? अन्वेषा उछलते हुए बोली, बहुत खुश। ये बोलकर वह निहारिका के पैरों से लिपट गई। वर्षा माँ और पल्लवी चाची निहारिका के अंदर यह बदलाव देखकर बहुत खुश थे। अगर एक्सीडेंट से पहले की निहारिका होती तो वह अन्वेषा को कभी पसंद नहीं करती, क्योंकि सब अन्वेषा से बहुत प्यार करते थे और ये देखकर निहारिका को बहुत गुस्सा आता था। वह गुस्से में आकर कुछ भी कर देती थी। निहारिका ने कभी भी अन्वेष से बात नहीं की थी, पर अब उन दोनों को इस तरह देखकर वर्षा माँ, पल्लवी चाची और अक्षिता भाभी बहुत खुश थी। निहारिका भाभी और चाची की बातें सुन रही थी। निहारिका को मालूम हो गया था कि मनीष दादाजी के लिए गौतम दादाजी कितने इम्पोर्टेंट है। वर्षा माँ निहारिका से बोली, बेटा तुम्हें भी अच्छा लगेगा उन सब से मिलकर। निहारिका ने बस अपनी पलकें झपका दी। पूर्ण विराम। लंदन में एक सुनसान इलाके पर वहां पर सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग चारों तरफ से जंगल ही जंगल से घिरी हुई थी। उस बिल्डिंग के चारों तरफ बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। वो इलाका दिखने में बहुत डरावना लग रहा था। उस बिल्डिंग के अंदर से दर्द भरी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह आदमी बस चिल्लाते चिल्लाते एक ही बात कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दूसरी तरफ सोफे पर बैठा आदमी उस आदमी को तड़पते हुए देख रहा था। यह कोई और नहीं हमारा हीरो निखिल सिंघानिया था। निखिल सिंघानिया के आसपास का और बहुत ही खतरनाक था। अगर इस वक्त कोई निखिल को देखा तो उसका ये डरावना रूप देखकर ही वही मर जाता। वहां का माहौल भी बहुत डरावना हो गया था। उस जगह पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था। तभी वह आदमी फिर से चिल्लाते हुए निखिल से बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वह बस ये शब्द निखिल से कह रहा था। शायद अब उसका वो डर और घमंड चकनाचूर हो गया था, तभी तो उसने निखिल सिंघानिया पर हमला करवाया था। 22 कौशिक पटेल की मौत। अब आगे अंडरस्को। कौशिक पटेल ने सोचा था कि वह निखिल पर हमला करवा देगा और निखिल को कुछ भी पता नहीं चलेगा, पर शायद उसने निखिल सिंघानिया को बहुत हल्के में ले लिया था। कौशिक पटेल को कोई आइडिया नहीं था कि निखिल सिंघानिया उसके भेजे हुए आदमियों को सबको को मार देगा। वह कॉन्फिडेंस था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, पर अफसोस वह पकड़ा गया। वो अपने इस डिसीजन पर अब बहुत ज़्यादा पछता रहा था, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था अफसोस के अलावा, क्योंकि अब बहुत देर हो गई थी। जब से उसे इस बिल्डिंग के बेसमेंट पर लाया गया था तब से सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा था। वो टॉर्चर इतना भयानक था कि कौशिक पटेल उसे टॉर्चर की वजह से कई बार बेहोश हो गया था।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर वहाँ के जितने भी लोग थे उसे बेहोश होने नहीं दे रहे थे। वह बार बार उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं और उसे जागते फिर टॉर्चर करते और फिर जागते। ये हाल वह निखिल सिंघानिया के आने तक करते रहे। पर अब कौशिक पटेल निखिल सिंघानिया के सामने उसे जिंदा छोड़ने की भीख मांग रहा था। जिस दिन निखिल सिंघानिया न्यूजीलैंड में मीटिंग के लिए जा रहा था उसे दिन कौशिक पटेल के एक आदमी ने यह बात सुन ली थी और तुरंत उस आदमी ने कौशिक पटेल को ये बात बता दी थी। कौशिक पटेल फिर निखिल से बोला, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। निखिल सिंघानिया ने अपनी खतरनाक वॉइस में कहा, निखिल की जिंदगी में गद्दार और धोखेबाज लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं। और फिर निखिल ने अपने एक हाथ के इशारे से बॉडीगार्ड से कुछ कहा। अपने बॉस का इशारा समझकर बॉडीगार्ड ने तुरंत कौशिक पटेल को निखिल सिंघानिया के कदमों में लाकर पटक दिया। कौशिक पटेल अभी भी गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था, पर उसकी वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसने अपनी मौत खुद अपने हाथों से बुलाई थी। निखिल इस वक्त गुस्से में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। निखिल सिंघानिया ने अपनी बंदूक ली और डायरेक्ट कौशिक पटेल के माथे के बीचों बीच गोली मार दी। तुरंत ही कौशिक पटेल एक कागज की तरह जमीन पर लुढ़क गया। कौशिक पटेल की मौत हो चुकी थी। निखिल ने अपने हाथ साफ करा और असिस्टेंट इवान को एक नज़र देखा। असिस्टेंट इवान ने तुरंत निखिल से कहा, बॉस मैं सब संभाल लूंगा। निखिल उस बिल्डिंग से निकल गया। उसके साथ जितने भी बॉडीगार्ड आए थे वो निखिल के पीछे पीछे चले गए। निखिल अपने कार में बैठा और अपनी कार का रुख डायरेक्ट सिंघानिया मैंशन की तरफ कर दिया। निखिल उस खौफनाक जगह से जा चुका था। उसके जाने के बाद वहाँ का डरावना माहौल एकदम शांत हो गया था। निखिल की जाने के बाद असिस्टेंट इवान कौशिक पटेल की लाश के पास आया और उस पर दया दिखाते हुए बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें शेर के मुंह में हाथ डालने की? अफसोस, शिकार करने चले थे और खुद शिकार हो गए। चुचुचु असिस्टेंट एवं सबको देखा और कहा, इस एरिया को साफ कर दो। इधर सिंघानिया मैंशन में निखिल की कार रुकी। निखिल बड़े स्टाइल से चलकर सिंघानिया मैंशन के अंदर जाने लगा। जब वह हाल में पहुंचा तो सब लोग हाल में ही बैठे थे। निखिल को देखते ही सबके सब खुश हो गए। निशा दौड़ते हुए निखिल के गले लग गई और निखिल से शिकायत करते हुए बोली, भाई आपने कितना टाइम लगा दिया आने में? निखिल ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसके एक्शन से प्यार साफ नजर आ रहा था। अंश निखिल के पास आते हुए बोल, भाई मैं भी हूँ। निखिल ने अंश की तरफ दूसरी बांहें फैला दी। तुरंत ही अंश निखिल के गले जा लग। निखिल ने दोनों को गले लगा लिया। सब तीनों भाई बहन को देख रहे थे। तीनों भाई बहन में बहुत प्यार था। निखिल दादाजी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया। दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर निखिल अपनी दादी के पास जाकर उनसे भी आशीर्वाद लेने लगा। दादी निखिल को आशीर्वाद दिया और हल्का डांटे हुए बोली, जब देखो काम काम करते रहते हैं। दादी माँ आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और रात में लेट से आया था और सब सो गए थे, इसलिए नहीं मिल पाया। निखिल ने दादी से कहा। वैसे निखिल ज़्यादा बात नहीं करता था, वह कम ही बोलता था। दादी माँ ने निखिल की बात सुनी तो उसे कुछ नहीं कहा। निखिल सबसे मिलने के बाद सोफे पर बैठ गया। दादी माँ अपने आंखों के इशारे से दादाजी से कह रही थी, जाओ निखिल से बात करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दादाजी ने एक नज़र सबको देखा तो पाया सब उन्हें ही देख रहे थे। दादाजी ने थोड़ा हिम्मत करके निखिल से कहा, निखिल मुझे तुमसे बात करनी है। निखिल जो अपने मोबाइल में एक मैसेज चेक कर रहा था तुरंत दादाजी की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखने लगा। फिर दादाजी से बोल, क्या बात है दादाजी? कोई बात करनी है आपको मुझसे, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। 23 निखिल का शादी से अभी इनकार करना। अब आगे अंडस्को। निखिल बेटा मैं चाहता हूँ अब तुम शादी कर लो। दादाजी ने हिम्मत करके यह बात निखिल से कह दी। दादाजी थोड़ा घबरा रहे थे। वह जानते थे उनके पोते का गुस्सा बहुत खतरनाक है और उसे अभी शादी नहीं करनी है, फिर भी वह सब मिलकर उसे फोर्स कर रहे थे। वहाँ का माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया था। सब अपनी सांस रोककर निखिल को देख रहे थे। दादाजी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए निखिल हैरान हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। फिर उसने दादाजी को एकदम शांत आवाज में कहा, दादाजी अभी मुझे शादी नहीं करनी है। सब निखिल की बातें सुनकर थोड़े मायूस हो गए। निशा और अंश भी चाहते थे कि उनका बड़ा भाई शादी कर ले और उनके लिए भाभी लेकर आए। दीपाली निखिल से बोली, पर बेटा अभी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। निखिल की माँ आगे भी कुछ कहना चाहती थी, पर निखिल ने उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, माँ अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। पूर्ण विराम। एक नज़र सबको देखने के बाद निखिल फिर बोला, हम कल सुबह मुंबई के लिए निकल रहे हैं, सब तैयार रहना। ये बोलकर वह सोफे से उठकर और अपने रूम में चला गया। दादी माँ निखिल से कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। हाँ, वह अपने पोते से प्यार करती थी, पर निखिल के गुस्से से उन्हें भी डर लगता था। निखिल के जाने के बाद दादी सबको देखकर बोली, देखा आप सब ने कैसे उसने बात को टाल दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वो शादी कब करेगा? दादी निखिल पर गुस्सा करती हुई बोली। दादाजी दादी को समझाते हुए बोले, अब जाने भी दो, जब उसका मन होगा तब वह कर लेगा शादी। दादाजी भी चाहते थे कि निखिल शादी कर ले और उनके भी परपोता या परपति हो, मगर निखिल अभी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। दादी ने गुस्से से दादाजी को दिखा। दादाजी एकदम चुप हो गए। पूर्ण विराम। नंदिनी चाची आगे आते हुए दादी से कहने लगी, माँ जब निखिल का मन होगा वह शादी कर लगा, और माँ आप देख लेना उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आएगी जो उसे समझेगी, उसे बहुत प्यार करेगी, आप देख लेना माँ।
वर्षा मन भी नंदिनी की साइड लेटी हुई बोली, माँ नंदिनी एकदम ठीक कह रही है। दादी दोनों की बातें सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई और साथ में खुशी भी। दादी ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, काश तुम्हारी बात सच हो जाए नंदिनी। ये बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। रात में सबने डिनर किया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। सहगल हाउस घर में दादाजी और दादी जी, पल्लवी चाची और वर्षा माँ सब हाल में बैठे अपनी चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे। निहारिका अन्वेषा को अपने गोद में लिए बैठी उन सबको देख रही थी। निहारिका ने दादाजी से कहा, दादाजी मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। उसने आज पूरे दिन भर इस बारे में सोचा। उसे निहारिका की यादें नहीं मिली थी। वह निहारिका के बारे में कुछ भी नहीं जान पाई थी। हाँ, वह इतना जानती थी कि निहारिका एक कॉलेज स्टूडेंट है, जो कि घर वालों ने ही बातों बातों में उसे बताया था। इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वह कॉलेज जाएगी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगी। तो आज उसने दादाजी से यह बात कही दी। उसकी बात सुनकर सब एक पल के लिए उसे देखने लगे। फिर कुछ सोचकर दादाजी ने निहारिका से कहा, ठीक है, कल से तुम जा सकती हो। ये सुनकर दादी, वर्ष माँ और पल्लवी चाची दादाजी को देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, क्योंकि निहारिका का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था और वह हॉस्पिटल से अभी ही घर आई थी। फिर भी दादाजी ने उसको कॉलेज जाने की परमिशन दे दी थी। वर्षा माँ दादाजी से कहने लगी, पर पिताजी अभी तो डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से निहारिका घर आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह भी कमजोर है। दादाजी वर्षा माँ की चिंता जानते थे, इसलिए उन्होंने वर्ष माँ से कहा, बहू तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह तंदुरुस्त है, बहादुर है और देखो उसने खुद ही सामने से कहा है कि वह कॉलेज जाना चाहती है, उसे जाने दो, अच्छा लगेगा निहारिका को भी। पूर्ण विराम। वर्षा माँ फिर बोली, पर पिताजी, बहू जाने दो उसे। दादी माँ ने वर्ष माँ को रोकते हुए और समझाते हुए बोली। दादी भी निहारिका की चिंता हो रही थी, पर उन्हें अपने पति का डिसीजन सही लगा। निहारिका ने वर्षा माँ के हाथ में हाथ रखकर कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। निहारिका की बात सुनकर वर्षा माँ थोड़ी रिलैक्स हो गया। फिर भी उनकी चिंता कम नहीं हुई थी। 24 रिपोर्टर तक खबर पहुंचना, सिंघानिया परिवार मुंबई जा रहा है। अब आगे अंडस्को। पल्लवी चाची सबको देखकर बोली, मैं तो चली सोने, वरना मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएगी और मैं चुड़ैल लगूंगी। मैं नहीं चाहती कोई मुझे सुबह सुबह चुड़ैल बोले। ये बोलकर वह सबको देखने लगी। उनकी बात सुनकर वहां का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। बैककोट पल्लवी चाची यही तो चाहती थी कि सबका मूड ठीक हो जाए। पीछे से अक्षय आते हुए बोला, चाची अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ भी गया तो भी आप बहुत खूबसूरत लगेगी। मेरी चाची है ही खूबसूरत। अराव ने भी पल्लवी चाची की तारीफ करते हुए कहा, वह तो मैं हूं ही खूबसूरत। पल्लवी चाचा इतराते हुए दोनों से कहा। पल्लवी चाची की बात सुनकर सब ने अपना असर ना मिला दिया। क्यूटी पाई, आप सच में बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी एंजल की तरह। है ना एंजल, अन्वेषा ने निहारिका को कहा। निहारिका अन्वेषा को बस प्यार से देखने लगी। दादी सबको बोली, चलो सब सोने चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, सुबह अन्वेषा को स्कूल जाना है, निहारिका को भी कॉलेज और आप सबको भी तो ऑफिस के लिए जाना है, चलो जल्दी उठो यहाँ से। सब अपने अपने रूम में जो सोने। दादी माँ की बात सुनकर सब अपने अपने रूम में चले गए। वर्षा माँ और पल्लवी चाची ने अपने रूम में जाने से पहले निहारिका को हिदायत दी कि वह आराम से रेस्ट करें। फिर दोनों अपने रूम में सोने चले। लंदन में सिंघानिया मैंशन। सुबह का वक्त, सूरज का चेहरा। सिंघानिया मैंशन में सब तैयार थे मुंबई जाने के लिए। सब साथ में एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एक कार में दादाजी दादी जी बैठे थे, दूसरी कार में दीपाली और राजधीर बैठे थे और तीसरी कार में नंदिनी, अशोक और उनके साथ अंश और निशा भी बैठे थे। चौथी और पांचवी कार में बॉडीगार्ड थे जो निखिल ने उन सबकी सुरक्षा के लिए भेजे थे। निखिल डायरेक्ट एयरपोर्ट में मिलने वाला था सबसे। सब लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पर बहुत सारे रिपोर्टर मौजूद थे सिंघानिया परिवार की फ़ोटो लेने के लिए। सिंघानिया परिवार के पहुंचने के बाद रिपोर्टर सिंघानिया परिवार की फ़ोटो लेने में लगे हुए थे। उन सब तक ये खबर पहुंच गई थी कि सिंघानिया परिवार मुंबई जा रहा है। सिंघानिया परिवार लंदन में बहुत ज़्यादा फेमस था। सिंघानिया इंडस्ट्री लंदन में काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी, तो लाजिमी था कि वह सारे रिपोर्टर सिंघानिया परिवार की फ़ोटो क्लिक करना चाहते थे। पर अफसोस बॉडीगार्ड ने सिंघानिया परिवार के एयरपोर्ट के अंदर तक सुरक्षित पहुंच दिया था। रिपोर्टर तो बस देखते रह गए, बेचारे रिपोर्टर। सबके अंदर जाने के बाद राजधीर सिंघानिया को निखिल का फ़ोन आया। फ़ोन को पिक करने के बाद उन्होंने निखिल से पूछा, बेटा तुम कहाँ हो? डैड मुझे इंपॉर्टेंट काम के लिए जर्मनी जाना होगा। राजधीर जानते थे कि निखिल को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने निखिल से पूछा, और तुम कब तक आओगे? मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएगी। यह बोलकर निखिल चुप हो गया। ठीक है, मैं पापा जी को बता देता हूँ, वह तुम्हारी चिंता ना करें। ओके या डैड। और हाँ, मुंबई वाले घर को पहले ही साफ करवा दिया है, मुंबई पहुँचने के बाद आप मुझे कॉल करना। ये बोलकर निखिल ने कॉल कट कर दिया। फ़ोन रखने के बाद राजधीर ने सबको बताया, निखिल अभी नहीं आ रहा है, वह जर्मनी गया है कुछ काम से। तभी दीपाली सबको देखकर बोली, कोई बात नहीं दादी दादाजी, हम लोग वहां पहुंचने के बाद उसे बता देगी, वह अपना काम करके आ जाएगा। ये बात दीपाली ने दादी को देखकर कही थी, जो निखिल की टेंशन ले रही थी। तभी फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है, मुंबई जाने वाली फ्लाइट टेकओवर होने वाली है, कृपया करके आप सब अपनी सीट पर आ जाए। अनाउंसमेंट सुनने के बाद सिंघानिया परिवार फ्लाइट में बैठ गया। उनके बैठने के कुछ टाइम बाद फ्लाइट ने मुंबई के लिए उड़ान भर दी।
सहगल हाउस घर में आज निहारिका की सुबह बहुत अच्छी थी। बालकनी से चिड़िया की आवाज आ रही थी। बाहर की ठंडी ठंडी हवा निहारिका के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। निहारिका ने अपनी आंखें खोली और अंगड़ाइयां लेते हुए उठ गई। वो रात में सही से नहीं सो पाई थी। फिर से वही सपना उसे परेशान कर रहा था। फिर भी वह उठी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद उसने आज एक सिंपल सा डार्क ब्लू जीन्स और पिंक टॉप पहनी थी। हाई पोनी और सिंपल से मेकअप के साथ निहारिका बहुत खूबसूरत दिख रही थी। निहारिका तैयार होकर नीचे आ गई। सब डाइनिंग टेबल पर उसी का इंतजार कर रहे थे। अन्वेषा पहले से ही स्कूल के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। आरव और अक्षय भी ऑफिस जाने के लिए रेडी थे। बस वो निहारिका का इंतजार कर रहे थे। निहारिका को वह दोनों आज कॉलेज छोड़ने वाले थे। निहारिका ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। च 25 भाई मैं पहले कैसी थी, अब आगे अंडरस्को। निहारिका का बदला बिहेवियर सबको बहुत पसंद आ रहा था। अगर एक्सीडेंट से पहले वाली निहारिका होती तो वो बदतमीजी से पेश आती। वह अच्छी थी पर निहारिका सही से किसी से बात नहीं करती थी। निहारिका के दोस्तों की वजह से वह पूरी तरह बिगड़ गई थी और शायद इसमें निहारिका की भी गलती थी, जो अपने दोस्तों के बहकावे में आकर हर वह काम करती थी जो उसे नहीं करने चाहिए था। अक्षय ने निहारिका से कहा, निहारिका तुम रेडी हो कॉलेज जाने के लिए? निहारिका ने अक्षय भाई से कहा, हाँ भाई मैं रेडी हूँ। सबने नाश्ता किया और अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। अक्षय और अराव निहारिका को एक ही कार में कॉलेज छोड़ने वाले थे। अक्षय और अराव आगे की सीट पर बैठे थे। अक्षय कार ड्राइव कर रहा था। निहारिका पैसेंजर सीट पर बैठी थी। अराव ने निहारिका की तरफ देखते हुए कहा, निक्कू तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तुम्हें तंग करे, तुम तुरंत हमें बताना। निहारिका ने बस एक ही शब्द कहा, हम। पूर्ण विराम। निहारिका ने शांत भाव से अराव से पूछा, भाई मैं पहले कैसी थी? बैकवर्ड आई मीन मैं पढ़ाई में अच्छी थी या एवरेज? ये बोलकर वह चुप हो गई। नैना अपने टाइम पर टॉपर रह चुकी थी। नैना स्कूल में और कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। नैना कोई भी कंपटीशन से हमेशा जीत कर ही आती थी। उसे पढ़ाई के मामले में ये डांसिंग, सिंगिंग, पियानो या किसी और पार्टिसिपेट में कोई नहीं हरा सकता था। नैना के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ था। कोई भी उसे किसी में भी चैलेंज दे सकता था। निहारिका अपने ऊपर घमंड नहीं कर रही थी, पर जो सच था वह वही थी। इसलिए निहारिका ने ये सवाल अराव से पूछा। आरव निहारिका का सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसने एक नज़र अक्षय को देखा। अक्षय ने अराव को देखकर अपनी पलकें झटक दी, जैसे वह कहना चाहता हूँ, हाँ उसे बता दो। आरव ने उसका इशारा पाकर निहारिका से कहना शुरू किया, निहारिका तुम्हें पढ़ाई करना पसंद था। तुम जब छोटी थी तो अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी और हमेशा फर्स्ट आया करती थी। पर धीरे धीरे तुम बड़ी होने लगी, तुमने नए दोस्त बने। अराव ने दोस्त शब्द पर ज्यादा जोर देते हुए निहारिका से कहा था, तुमने उनसे दोस्ती की, तुम धीरे धीरे बदल गई। तुम अपने दोस्तों के साथ क्लब जाती, उनके साथ रहते रहते तुमने अपनी पढ़ाई पर से पूरा ध्यान हटा दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में प्रॉब्लम आने लगी और तुम्हारे मार्क्स कम आने लगे। हमने कोशिश की थी तुम पढ़ाई में वापस अच्छी हो जाओ, पर तुमने साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से तुम बहुत बिगड़ गई थी। अराव की बात सुनकर कार का माहौल एकदम शांत हो गया था। अराव का कोई इरादा नहीं था निहारिका को ठेस पहुंचाने का, पर फिर भी उसने उसको सच बता दिया। निहारिका अराव की सारी बात सुन रही थी। वह पहले से ही जानती थी कि पहले की निहारिका अपने दोस्तों की वजह से बिगड़ चुकी है, पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके दोस्तों की वजह से निहारिका की पढ़ाई में इतना इफेक्ट पड़ा होगा। पूरे रास्ते कार में शांति थी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। अक्षय ने एक नज़र निहारिका को देखा जो शांति से विंडो के बाहर देख रही थी। फिर उसने अराव की तरफ देखा जिसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही थी। अक्षय ने कुछ नहीं कहा और अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। थोड़ी देर में वो तीनों कॉलेज पहुंच गए थे। कार रुकने के बाद निहारिका ने विंडो के बाहर देखा। कॉलेज वाकई में बहुत बड़ा था। निहारिका जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसका नाम SN कॉलेज था। इस कॉलेज में हाई एजुकेशन, अमीर और स्कॉलरशिप वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते थे। अक्षय ने कार से उतरने से पहले निहारिका से कहा, निक्कू तुम्हें अपने दिमाग में ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, और एक बात तुम्हें बतानी थी, कॉलेज में किसी को नहीं पता है कि तुम सहगल फैमिली के बेटी हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर निहारिका ने अक्षय को दिखा, जैसे कि वह जाना चाहती हो ऐसा क्यों। प्रश्नवाचक चिन्ह। अराव ने आगे कहना शुरू किया, हमारे बहुत से दुश्मन हैं, जिसे हमारी कमज़ोरी का पता चला तो दुश्मन हमारी कमज़ोरी पर वार कर सकते हैं। इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हारी पहचान छुपाई थी, ताकि तुम सेफ रहो और नॉर्मल जिंदगी जी सके। अगर हमारे दुश्मनों को तुम्हारे बारे में पता चल जाता तो वह तुम पर भी हमला कर सकते थे, इसलिए हमने तुम्हारी पहचान छुपाई राखी। अराव को डर था कि निहारिका को ये ना लगे कि हम उससे प्यार नहीं करते, इसलिए उसने यह बात जल्दी जल्दी निहारिका के सामने कह दी। 26 दिया सेन और दीपिका सेन। अब आगे अंडरस्को। तभी उन दोनों लड़कियों में से दूसरी वाली लड़की ने निहारिका से कहा, निहारिका तुम सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बातों में भी निहारिका के लिए एक मजाक उड़ाने वाली हंसी थी, जैसे कि वह निहारिका का मजाक उड़ा रही हो। निहारिका सब समझ रही थी। निहारिका को अंदाजा तो हो गया था, फिर भी वह खामोश थी। वह देखना चाहती थी ये दोनों लड़कियां आगे क्या करेगी। तभी उनमें से पहले वाली लड़की बोली, जिसका नाम दीपिका सेन था।
तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना, अब तुम कैसी हो, ठीक हो ना, उसने छोटी चिंता जताते हुए निहारिका से पूछा। हाँ निहारिका, अब तुम ठीक हो ना, दूसरी वाली जिसका नाम दिया सेन था उसने भी निहारिका से पूछा। निहारिका उनकी सारी चालाकी समझ रही थी। दोनों दिखने में ही चालक लोमड़ी जैसी दिख रही थी। उन्होंने अपने चेहरे पर भरपूर मेकअप कर रखा था। दोनों ने शार्ट ड्रेस और हाई हील्स पहन रखी थी। खराब मेकअप की वजह से दोनों बहुत बदसूरत नजर आ रही थी। फिर भी वह दोनों पूरे कॉलेज में अपने आप को खूबसूरत समझती थी। वह दोनों इतनी बिगड़ी हुई थी कि कॉलेज का कोई भी लड़का या लड़की उन दोनों लड़कियों से बात तक करना पसंद नहीं करता था। टीचर्स भी उन दोनों से परेशान रहते थे। जिस दिन निहारिका का कॉलेज में पहला दिन था, उसकी खूबसूरती देखकर पूरा कॉलेज उसका दीवाना हो गया था, जिसकी वजह से ये दोनों लड़कियां निहारिका से नफरत करने लगी थी, क्योंकि पूरे कॉलेज का अटेंशन निहारिका ने अपनी तरफ कर लिया था। निहारिका उस वक्त थोड़ी नादान थी, वह किसी पर भी भरोसा कर लेती थी। जब दोनों लड़कियों ने निहारिका की तारीफ की और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो निहारिका ने दोनों लड़कियों से दोस्ती कर ली थी। निहारिका को दोनों बहुत अच्छी लगी थी और दिखने में भी वह दोनों भूली दिखती थी। दोनों बहनें थी और दोनों जुड़वा भी थी। धीरे धीरे निहारिका उन दोनों के साथ घुलने मिलने लगी। निहारिका को उन दोनों के साथ और भी अच्छा लगने लगा था। निहारिका ने अपनी पहचान छुपा के रखी थी, पर दोनों को उसने अपनी पहचान बता दी थी, क्योंकि वह इन दोनों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। कॉलेज में कोई भी निहारिका का दोस्त नहीं था, सिर्फ दीपिका सेन और दिया सेन के अलावा, इसलिए निहारिका ने अपनी सच्चाई दोनों लड़कियों को बता दी थी। जिस दिन दिया सेन और दीपिका सेन को निहारिका की सच्चाई पता चली थी, उसी दिन उन दोनों के मन को एक लालच ने घेर लिया था। अभी हम कहानी में आते हैं, उनके बाद आगे चैप्टर में और भी मालूम पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। निहारिका उन्हें देखा और कहने लगी, मैं अब ठीक हूँ, और उन्हें फुल इग्नोर करते हुए अपनी क्लास की तरह बढ़ गई। उसका लेक्चर स्टार्ट होने वाला था। नैना ने बिजनेस की पढ़ाई की थी और निहारिका भी बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए निहारिका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वह अपना लेक्चर अटेंड करने चली गई। दीपिका सेन और दिया सेन निहारिका को बस देखती रह गई। फिर दिया दीपिका से बोली, तुमको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही बदल गई है? दीपिका अपने बाल झटकते हुए बोली, चाहे वह कितना भी बदल जाए पर वह हम दोनों की बातें टाल नहीं सकती, और एटीट्यूड से आगे बढ़ गई। दिया भी दीपिका के साथ साथ चलने लगी। वह दोनों भी निहारिका की क्लासमेट थी, पर उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह पहले वाली निहारिका नहीं है जो उनकी बातों में आ जाएगी। निहारिका जैसे को तैसा देने में विश्वास करती थी। निहारिका ने जब अपनी क्लास में कदम रखा तो पूरी क्लास निहारिका को देखने लगी। आज उसका अंदाज ही अलग था। सारे लड़के अपनी राल टपका रहे थे निहारिका को देखकर, और लड़कियां जलन की मारे घूर घूर कर निहारिका देख रही थी। निहारिका ने फूल टू सबको इग्नोर किया और चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई और लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गई जो खाली थी। निहारिका के बैठने के बाद पहले लेक्चर स्टार्ट हो गया और टीचर अंदर आ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। टीचर ने पढ़ना स्टार्ट किया। निहारिका ने पूरा लेक्चर शांति से सुना। वह एकदम शांति से टीचर की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। निहारिका को इतना शांत देखकर पूरी क्लास हैरान थी। आज ना उसने किसी से बदतमीजी की थी और ना किसी से कोई झगड़ा किया था। वह चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई थी। ये देखकर पूरी क्लास शॉक में थी। निहारिका दीपिका और दिया के साथ नहीं बैठी थी, आज वह अकेली लास्ट बेंच पर बैठी थी। निहारिका ने यूं ही 3 लेक्चर अटेंड किए शांति से। फिर वह लंच के लिए कैंटीन चली गई। कैंटीन जाकर उसने अपने लिए लंच ऑर्डर किया और लंच लेकर एक कोने खाली बेंच पर जाकर बैठ गई। पूरी कैंटीन भरी हुई थी। आज निहारिका का बर्ताव चौंकाने वाला था। निहारिका आज के दिन शांति चाहती थी, इसलिए उसने किसी से भी बात नहीं की। 27 निहारिका को देखकर सब हुए शॉक्ड। अब आगे निहारिका ने ज़्यादा सवाल नहीं करी, क्योंकि जब वह एक बिजनेस वूमन थी तब भी वह अपनी पहचान को छुपाकर ही रखना पसंद करती थी। उसे लो प्रोफाइल रहना ही पसंद था। उसने आज तक कभी भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए निहारिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और निहारिका चाहती भी नहीं थी कि लोगों उसके सरनेम से उसे जाने। वह अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब सही वक्त पर और सही जगह पर वो सहगल सरनेम अपने नाम के पीछे जरूर लगाएगी। निहारिका ने सोच लिया था। फिर वो अक्षय और अराव की तरफ देखकर बोलिए, भाई मैं समझ सकती हूँ, मैं ध्यान रखूंगी। वो बहुत अच्छे से उन दोनों से बात कर रही थी। निहारिका ने फिर दोनों को देखते हुए बोली, भाई मैं ऐसी कोई भी गलती दोबारा नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको या फैमिली में किसी भी मेंबर को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। इतना बोलकर वह शांत हो गई। दोनों भाइयों को निहारिका की आंखों में एक सच्चाई नजर आ रही थी। वह जानते थे इस बार निहारिका ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, क्योंकि निहारिका ने अपनी यादाश्त पूरी तरह से खो दी थी। उसको पहले का कुछ भी याद नहीं था। निहारिका को ये तक याद नहीं था कि उसने अपनी फैमिली को अपनी बेवकूफ़ियां की वजह से कितना दुख पहुंचाया था। अक्षय ने निहारिका के सर पर हाथ फिरते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, और हाँ, यह मेरा क्रेडिट कार्ड है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकती हो, यह अनलिमिटेड कार्ड है। पूर्ण विराम। निहारिका मना करना चाहती थी, पर उससे पहल निहारिका को मना करता हुआ देखकर अराव ने निहारिका को थोड़ा डांटे हुए बोला, निक्कू रख लो, काम आएगा। निहारिका उन दोनों का प्यार देखकर इमोशनल हो गई और उसने वह कार्ड अपने बैग में रख लिया। निहारिका दोनों को देखकर बोली, भाई आप दोनों बेफिक्र होकर जाए, मुझे कुछ नहीं होगा। वह उनकी चिंता समझ सकती थी।
दोनों भाइयों ने एक नज़र निहारिका को देखा और कार में बैठकर वहां से चले गए। निहारिका ने एक नज़र पूरे कॉलेज को देखा और अपने कदम कॉलेज के अंदर बढ़ा दिए। वह जैसे जैसे कॉलेज में अपने कदम बढ़ा रही थी, चारों तरफ से लोग उसे देखने लगे। आज निहारिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहले की निहारिका जब कॉलेज आती वह हमेशा भड़कीले कपड़े पहना करती थी, पर आज उसने जीन्स टॉप कैरी किया हुआ था। वह वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कॉलेज में जितने भी लड़के और लड़कियां मौजूद थी वह सब निहारिका को देख रहे थे। सारी लड़कियां तो जलन के मारे निहारिका को गुस्से से घर रही थी और लड़के निहारिका की खूबसूरती में फिदा हो गए थे। जो उसे जानता था निहारिका को इस अवतार में देखकर शॉक्ड हो गए थे। निहारिका हमेशा से एक बदतमीज लड़की थी, घमंडी, जिद्दी और एटीट्यूड से भरी हुई रहती थी। उसके घमंड की वजह से कोई भी कॉलेज में उसे पसंद नहीं करता था, और जो निहारिका को नहीं जानता था वह सब उसे एक न्यू स्टूडेंट समझ रहे थे। वह लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि लोग उस नज़र नहीं हटा पा रहे थे। निहारिका लोगों के ऐसे घूमने की आदी थी। जैसे जैसे निहारिका अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, दिखाने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉडल चल रही हो। वह अपने कद बड़े स्टाइल से कॉलेज के अंदर बढ़ाई जा रही थी। उसके आसपास का माहौल कैसा था उसने एक बार भी अपनी नज़र उठाकर नहीं देखा था। आज उसके चलने का स्टाइल में एक रौब झलक रहा था। उसके आसपास का ऑरा थोड़ा डेंजर भी नजर आ रहा था। निहारिका का ऐसा रूप देखकर कॉलेज में जितने भी लोग मौजूद थे सबकी आंखें शॉक्ड के मारे बड़ी बड़ी हो गई थी। किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये एक निहारिका है। तभी निहारिका के पास दो लड़कियां आई और निहारिका से कहने लगी, निहारिका आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अचानक उन दोनों लड़कियों के सामने आ जाने से निहारिका हैरान हो गई थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह दोनों लड़कियां कौन हैं। वो कन्फ्यूज थी, इसलिए निहारिका खामोशी से दोनों को देख रही थी। पूर्ण विराम। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक टोन मार रही हो निहारिका को। निहारिका ने एक नज़र उन दोनों लड़कियां को देखा। वह देखकर ही पहचान सकती थी कि ये दोनों कितनी चालक है। निहारिका के अंदर यही तो खूबी थी, वह लोगों को देखकर ही पहचान जाती थी कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। 28 देखा, मैंने कहा था ना, वह बदल गई है। अब आगे अंडरस्को दिया और दीपिका दोनों निहारिका के पास आकर बैठ गई और दीपिका ने निहारिका से कहा, निहारिका तुम्हें याद है तुम जिसे पसंद करती थी, वह एक हफ्ते से अपने पेरेंट्स के साथ बाहर गया है घूमने के लिए, कल ही वापस आने वाला है। यही अच्छा मौका है तुम्हारे पास उससे बात करने का। निहारिका के हाथ खाना खाते हुए रुक गए। निहारिका ने एक नज़र दीपिका को देखा। अपनी तरफ निहारिका की नज़र प्रकार दीपिका ने आगे कहना शुरू किया, निहारिका तुम कैसे भूल सकती हो, तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले तुम अपने दिल की बात कहने वाली थी ना। अपनी तरफ निहारिका की नज़र प्रकार दीपिका ने आगे कहना शुरू किया, निहारिका तुम कैसे भूल सकती हो, तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले तुम अपने दिल की बात कहने वाली थी ना। निहारिका अपना खाना खाते हुए दीपिका से लापरवाही से बोली, कौन? गौरव पवार। पूर्ण विराम। गौरव पवार। निहारिका की इस बात से दोनों उसे आश्चर्य से देखने लगी। दिया दीपिका को कोनी मेरी और अपनी आंखों के इशारे से कहने लगी, यह क्या बोल रही है निहारिका, पागल तो नहीं हो गई? दीपिका भी अपनी आंखों के इशारे से दिया से कहने लगी, रुक में बात करती है। उन दोनों को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि निहारिका उनके चंगुल से नहीं बच सकती। फिर वह अपने बाल झड़कते हुए निहारिका की तरफ रुक करके बोली, निहारिका तुम गौरव पवार को कैसे भूल सकती है, वह हमारे कॉलेज का हैंडसम हंक है। तुम तो शुरू से ही उसे पसंद करती थी, जब से तुम कॉलेज में आई हो तब से तुम उसे पसंद करती हो, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें गौरव पवार को नहीं जानती कि वो कौन है। ओ कम ऑन निहारिका, अब हमसे मजाक करना भी बंद करो। और यह बोलकर वह हंसने लगी। निहारिका ने अपनी शांत आवाज मगर गंभीर भाव से कहा, क्या तुम्हें मेरे चेहरे से लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं तुम्हें पहले और आखिरी बार बता रही हूँ, मैं किसी भी गौरव पवार को नहीं जानती है। डिड यू अंडरस्टैंड? और फिर निहारिका वहां से उठकर दोबारा अपनी लेक्चर के लिए चली गई। दिया और दीपिका तो बस निहारिका को देखते रह गए। दिया ने दीपिका से कहा, देखा मैंने कहा था ना, वह बदल गई है, उसने हमसे जबान लड़ाई, अब तो वो तेज भी हो गई है। दीपिका बोली, चाहे वह कितनी भी तेज हो जाए पर वह कभी भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तुम्हें मालूम नहीं है, हमें उसकी आइडेंटिटी पता है कि वह कौन है, समझी तुम? ये बोलकर गुस्से से कैंटीन से चली गई। पर उन दोनों को क्या मालूम था, चाहे उन दोनों को उसकी आइडेंटिटी क्यों ना मालूम हो, वह निहारिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वह पहले वाली निहारिका नहीं थी। निहारिका ने क्लास में आकर अपना लेक्चर अटेंड किया। इस बार दिया और दीपिका ने अपने घमंड में आकर निहारिका से बात नहीं करी। उन्होंने सोचा कि अगर वह लोग बात नहीं करेंगे तो निहारिका खुद आकर उन्हें मनाएगी जैसे वह पहले आया करती थी। पर अफसोस वह पहले वाले निहारिका नहीं थी जो उनके रोटने से उन्हें मनाने आएगी। पूरा लेक्चर ऐसी चला गया पर निहारिका उन्हें मनाने नहीं है, ये देखकर तो दिया फिर दीपिका से बोली, तुम देख रही हो वह हमें अभी तक मनाने नहीं आई। दिया कहे इसे बार बार कहने से दीपिका को बहुत गुस्सा आ रहा था।
पर उसने कुछ नहीं कहा। वह गुस्से से एक बार दिया को देखकर लेक्चर सुनाने लगी। दिया जो पहले से ही बेवकूफ़ थी, अपनी बहन के ऐसे घूरने से वह भी लेक्चर में ध्यान देने लगी। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर सिंघानिया परिवार एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। वहां पर भी रिपोर्टर मौजूद थे। तभी निशा अंश को बोली, भाई देखा आपने, यहाँ पर भी रिपोर्टर मौजूद है। अंश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा चलता रहा। बॉडीगार्ड ने सुरक्षित सिंघानिया परिवार को कार तक पहुंचा दिया था। वह लोग कार में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गए। यहाँ पर भी उनका एक घर था। उन सब की कार सिंघानिया मैंशन आकर रुकी। सिंघानिया मैंशन यह लंदन के घर से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। यहाँ की हर एक सजावट, हर एक कारीगरी, हर एक खूबसूरती का बहुत खास ख्याल रखा गया था। चारों तरफ बॉडीगार्ड का पहरा था। सब लोग अपनी अपनी कार से उतरे और सिंघानिया मैंशन के अंदर चले गए। सिंघानिया मैंशन अंदर से एकदम आलीशान दिख रहा था। इसकी सजावट महलों जैसी की गई थी। ये एक पॉश एरिया में सिंघानिया मैंशन बनाया गया था। इसके चारों तरफ का इलाका निखिल सिंघानिया ने खरीद लिया था। इस एरिया को हाई सिक्योरिटी में रखा गया था। हम ये भी कह सकते हैं इस एरिया में सबसे महंगा घर सिंघानिया मैंशन ही था। सब लोग अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। इस मैंशन में कुल मिलाकर 20 से 30 नौकर थे। सिंघानिया मैंशन में नौकरों के लिए भी रहने का इंतजाम था। नौकरों को भी वेल ट्रेन किया गया था। मोहन काका भी सिंघानिया परिवार के साथ लंदन आ गए थे। 29 फ्लैशबैक। अब आगे अंडरस्को। इधर कॉलेज में दिया और दीपिका बस निहारिका को देख रही थी, क्योंकि निहारिका उन्हें मनाने नहीं आई थी। सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद निहारिका बाहर आई, दीपिका और दिया को इग्नोर किया और कार में बैठकर वहां से चली गई। वह सिर्फ शांति चाहती थी, आज तो उसने किसी से बात तक नहीं की। ये देखकर दीपिका का खून खोलने लगा। वह इतने गुस्से में थी कि वह हाफ रही थी। दिया से ज़्यादा दीपिका को गुस्सा आता था। दिया कम गुस्से वाली थी, पर दोनों ही चालक थी। दोनों बहनों को अमीर और हैंडसम लड़कों में इंटरेस्ट था। दिया दीपिका से बोलिए, दीपिका दी तुम देख रही हो इसके तेवर, ये तो अभी से हमें अपने एटीट्यूड दिखने लगे। एक्सीडेंट क्या हुआ, ये कुछ दिन अपने घर क्या रह ली, इसके तो तेवर ही पूरी तरह बदल गए। गुस्से में दीपिका बोली, चाहे वह कितनी भी बदल जाए, तुम्हें याद नहीं उस दिन हमने उसके साथ क्या किया था। दिया याद करते हुए बोली, हाँ आप सही कह रहे हो, हमने उस दिन उसको अच्छा सबक सिखाया था। फिर वह सोचने लगे। फ्लैशबैक। एक रोज़ कॉलेज में गौरव पवार बहुत अच्छी मूड में था और वह अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तभी अचानक से गौरव पवार के सारे दोस्त शांत हो गए और गौरव के पीछे देखने लगे। गौरव उन्हें इस तरह शांत देखकर और अपने पीछे देखता पाकर वह भी पीछे पलटा गया और निहारिका को अपने सामने पाकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस वक्त निहारिका गौरव पवार के सामने खड़ी थी, अंदर से घबराई हुई थी, पर वह देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थी। निहारिका ने एक डार्क पर्पल ड्रेस पहनी थी। ड्रेस का गला काफ़ी डीप था। उस डीप गले में निहारिका की चेस्ट साफ नजर आ रही थी। देखने वालों के लिए वो बहुत बेकल लग रही थी। उसने इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी कि उसके बॉडी के पार्ट साफ नजर आ रहे थे। निहारिका ने वाकई में काफ़ी भड़कीली ड्रेस पहन रखी थी। कोई भी उसे देखा तो बस उसका मजाक उड़ाता और सच में कॉलेज में जितनी भी लोग मौजूद थे सब निहारिका का मजाक ही उड़ा रहे थे। और निहारिका को इतनी खराब ड्रेस और हद से ज़्यादा गंदा मेकअप लगाया देखकर सब उसके ऊपर ठाका लगाकर हंसने लगे। हा 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 हा। पूर्ण विराम। पूरे कॉलेज को अपने ऊपर हंसता पाकर निहारिका की आंखों से आंसू निकल गए। पहले से ही वह घबराई हुई थी, पर यह सब देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। इस तरह से खुद का मजाक बनता देख गौरव पवार को निहारिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत ज़्यादा गुस्से से निहारिका को चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अगर तुम्हें अपनी जिस्म की नुमाइश करने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर करो, मेरे सामने नहीं, समझे तुम। ये बोलकर काफ़ी डिस्गस्टिंग भरी नज़रों से निहारिका को देखने लगा। गौरव पवार को इतनी गुस्से में देखकर पूरा कॉलेज शांत हो गया था। गौरव पवार हमेशा शांत ही रहता था, पर आज निहारिका की इस हरकत की वजह से गौरव पवार ने इतनी कड़वे और गंदे शब्द निहारिका से कह दिए थे। पूर्ण विराम। निहारिका जो कब से घबराई हुई थी एक पल के लिए डर गई। उसकी पूरी बॉडी डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गौरव पवार को इस तरह गुस्से में देखकर और अपने बारे में इतने गंदे शब्द सुनकर निहारिका का रोना और बढ़ गया और वो तुरंत ही वहां से भागकर चली गई। फ्लैशबैक एंड। उसे दिन के बारे में याद करके दीपिका और दिया जोर जोर से हंसने लगी। दीपिका दिया से बोली, कितनी बड़ी बेवकूफ़ है ना निहारिका जो हमारी बातों में आ गई। सच में दिया तुम सोच भी नहीं सकती, निहारिका की सबके सामने बेइज्जती होता देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला था। दिया दीपिका से बोली, हाँ दी आप सही कह रही हो, मुझे भी वह मंजर अभी भी याद है। उस वक्त निहारिका की शक्ल देखने लायक थी। फिर वह हंसने लगी, उसके साथ साथ दीपिका भी हंसने लगी। दिया फिर बोलो, व्हाट एन इडियट शी इज़, ये बोलते हुए दोनों वहां से चले गई। निहारिका जब घर पहुंची तो दादी जी, वर्षा माँ और अक्षिता भाभी साथ में बातें कर रहे थे और अन्वेषा उनकी बातें सुन रही थी। जब अन्वेषा ने निहारिका को घर आते देखा वो दौड़ते हुए निहारिका के पास गई और उसके पैर से लिपट के बोली, एंजल आप आ गई। निहारिका ने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, हाँ मेरी गुड़िया में आ गई। फिर दोनों अंदर आ गई।
अंदर आने के बाद निहारिका सोफे पर बैठ गई। वर्षा माँ ने बहुत प्यार से निहारिका से पूछा, आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? निहारिका ने कहा, माँ अच्छा था। फिर अक्षिता भाभी ने भी निहारिका से पूछा, निक्कू सब सच में ठीक था ना? निहारिका ने अक्षिता भाभी से कहा, हाँ भाभी सब ठीक था। 31 अनजान सच। अब आगे अंडस्को। वर्षा माँ निहारिका से बोली, जाओ बेटा तुम थक गई होगी, जाकर फ्रेश हो जाओ। निहारिका वर्षा माँ की बात सुनकर अन्वेषाई के साथ ऊपर चली गई। तभी वर्षा माँ दादी से बोली, माँ निहारिका कॉलेज में उन दोनों से भी मिली होगी। पल्लवी चाची उनके पास आई हुई बोली, और उससे भी मुलाकात हुई होगी जिसे निहारिका पसंद करती है। माँ चाची आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा, देख लेन और आपने देखा नहीं। निहारिका कितनी शांत है, इसका मतलब अभी सब ठीक है। दादी भी अक्षिता भाभी की साइड लेटी हुई बोली, हाँ वर्षा अक्षिता बेटा एकदम ठीक कह रही है, और तुम चिंता मत करो, उसे कुछ याद नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वह समझ जाएगी। और तुमने निहारिका का बर्ताव नहीं देखा, वह कितनी समझदार हो गई है। हमारी बच्ची अपना भला बुरा अब खुद समझ सकती है। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पल्लवी चाची बोली, हाँ माँ सही कह रही है, निहारिका काफ़ी समझदार हो गई है, बस वह हंसती थोड़ा काम है, आप देख लेना माँ, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपने देखा नहीं उस दिन निहारिका किस हालत में घर आई थी रोते हुआ, हम तो उसकी हालत देखकर ही घबरा गई थे। वह दिन कैसे भूल सकती हूँ, उसे दिन निहारिका की क्या हालत थी। वर्षा माँ ने थोड़ा गुस्से होकर कहा, सब उस गौरव पवार की गलती है, क्या ज़रूरत थी निहारिका को सबके सामने इतना शर्मिंदा करने की और इतनी कड़वे शब्द कहने की। हमारी बच्ची उस दिन कितना रोई थी। अक्षय और आरव उस दिन इतना गुस्सा हो गए थे, वो तो गौरव की जान लेना चाहते थे, पर निहारिका की जिद की वजह से वह पीछे हट गए। आपने देखा नहीं वह दोनों भाई अपनी बहन के सामने कितना कमज़ोर पड़ गए थे। निहारिका ने दोनों को साफ कह दिया था, अगर उन्होंने गौरव को जरा भी चोट पहुंचाई तो वह खुद की जान लेगी। उसकी यह धमकी सुनकर दोनों भाई कितना डर गए थे। इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर पाए, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। निहारिका अब उन दोनों की और हम सबकी ताकत बनेगी, कमजोरी नहीं। निहारिका इन सब बातों से बेखबर अपने बेडरूम में अन्वेषा के साथ खेल रही थी, पर वह अनजान थी एक सच से, जो उसकी आने वाली जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर सकता है। देखना ये होगा कि निहारिका उस सच को कैसे हैंडल करेगी और किस तरह से अपनी मुश्किलें हल करेगी। सिंघानिया मैंशन में सब लोग हाल में मौजूद थे। निशा सबको देखकर बोली, क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें हमारी मुंबई आने की खुशी में। वह बहुत एक्साइटेड दिख रही थी, उसकी बात सबको अच्छी लगी, सबने अपनी अपनी राय रखी। नंदिनी चाची भी बोली, हाँ निशा तुमने सही कहा, हमें एक छोटी पार्टी तो रखनी चाहिए। वह भी बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। एक्साइटेड के मारे उन्होंने अपने हस्बैंड अशोक का हाथ पकड़ लिया, फिर उनसे कहने लगी, क्यों मैंने सही कहा ना? पूर्णविराम। अशोक जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए और उनके कान में बोले, तुम कभी गलत हो सकती हो। उनकी यह बात सुनकर नंदिनी चाची शर्मा गई। आप भी ना, यहाँ पर बच्चे भी है, कुछ तो शर्म कीजिए। अब क्या अपनी वाइफ से प्यार करने के लिए मुझे शर्माना पड़ेगा? उन्होंने एक आंख मारते हुए नंदिनी चाची से कहा। अशोक जी की बात सुनकर नंदिनी चाची एकदम चुप हो गई, उन्हें सच में बहुत शर्मा रही थी। अंश और निशा कब से चाचा और चाची को देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर अंश थोड़ा हंसते हुए दादाजी से बोला, दादाजी आप क्या सोचते हो इस बारे में? अब बच्चों राजी तो हम भी राजी है, हम एक छोटी पार्टी रख लेते हैं। उनकी बात सुनकर अंश, निशा और नंदिनी चाची बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रही थी। दादी और निखिल की माँ भी बहुत खुश थी। निशा और अंश बेटा तुम कॉलेज कब से ज्वाइन करने वाले हो? दोनों ने साथ में जवाब दिया, डैड हम परसों से ज्वाइन करेंगे पार्टी के बाद। राजधीर ने कहा, ओके, मैं सारा इंतजाम करवा देता हूँ। दीपाली दादाजी को बोली, पापाजी मनीष दादाजी को भी याद से इनवाइट कर देना, आप दोनों की भी मुलाकात हो जाएगी। ये भी कोई बोलने वाली बात है, मैं उसे तो सबसे पहले इनवाइट करूंगा। दादाजी यह बोलकर चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे। सब देख सकते थे कि दादाजी यह कहते हुए कितने खुश नजर आ रहे हैं। मैं आता हूँ उससे बात करके, और वहां से उठकर मनीष दादाजी से बात करने चले गए। कुछ देर बाद गौतम दादाजी मनीष दादाजी से बात करने के बाद सबको देखकर बोले, मनीष की पूरी फैमिली पार्टी में आ रही है और मैं चाहता हूँ तुम लोग उनके स्वागत में कोई भी कमी मत रखना, मुझे सब परफेक्ट चाहिए। दीपाली बोली, पापा जी आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हम उनका स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे, देख लेना आप, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी दीपाली को बोले, मुझे मालूम है कि तुम लोग उनका स्वागत बहुत अच्छे से करोगे। फिर वह चुप हो गए। ग्रेटर दैन ऐसे किस सच से अनजान है निहारिका? ग्रेटर दैन क्या खतरा मंडरा रहा है निहारिका के ऊपर? ग्रेटर दैन और क्या है वह खतरा? ग्रेटर दैन जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न क्यूट डीप गर्ल। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।